हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। यदि आप सभी का टारगेट एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 होने वाले हैं तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग दमदार पूरे पेपर का हल करने वाले हैं, जिसमें आपका जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। टॉप लेवल के 66 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। और आप सभी का टारगेट इन 66 क्वेश्चन में से लगभग 45 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। पूरा पेपर का जो पैटर्न होगा, जो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करें, सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न पे आप सभी का पूरा पेपर होगा। फुल रियल क्वेश्चन पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 घंटे का होगा। इसी 1 घंटे में आप सभी को 20 प्रश्न मिलेंगे जीके हल करने के लिए, 20 प्रश्न मिलेंगे हिंदी के, 20 प्रश्न मिलेंगे मैथ के और 20 प्रश्न मिलेंगे रीजनिंग के। 80 प्रश्नों का आपका पेपर होगा और एक प्रश्न आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर, यानी 160 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। और एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो ध्यान रखिए 0.25 का माइनस मार्किंग, यानी 1/4 का। 1/4 का मतलब होता है कि 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तब जाकर आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग होगा। तो इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि केवल 60 मिनट में आपको ये पूरा 80 प्रश्न दिया जाएगा हल करने के लिए। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा, तो साथियों जिस लेवल के सवाल हर बार आपके पेपर में पूछाएंगे उसी लेवल के सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में सबसे पहले हम लोग जीके और हिंदी से पूरे 50 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का टारगेट कम से कम इन 50 सवाल में से 40 प्लस तो होना ही चाहिए। इतने का टारगेट आप लेकर चलेंगे इस क्लास में। उसके बाद रीजनिंग और मैथ में कम से कम आप सभी का 16 सवाल में से 10 से 12 सवाल सही होना चाहिए। इतने का टारगेट आप सभी का होना चाहिए आज के इस क्लास से। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और बीच में हम आपको ये भी बता देंगे कि आपका पेपर कब स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एसएससी पूरी तरीके से तैयार है, आप सभी का कभी भी एग्जाम डेट दे सकती है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बीच में आप अपडेट ले लीजिएगा कि आपका पेपर कब हो सकता है। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में स्थित किस भाग का संबंध राजभाषा से है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में स्थित किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो भाग 17 में है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? बताइए, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? पूरे 29 प्रश्न पूछे गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, ये भारत का आखिरी पंचवर्षीय योजना था, जो कि 2012 में इसकी शुरुआत हुआ था और 17 में समाप्त हो गया था। तो इस योजना का विषय क्या था? तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में कहे जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में कहे जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? तो वर्ग 18 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, तो अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा। आप जानते हैं कि हर एक क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं, ठीक है। पोंगल त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोंगल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? इनमें से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो कथक है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे? साथियों, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे? वर्ष 1951 में किए गए थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ? भारत में जो नियोजित आर्थिक विकास है किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो वर्ष 1951 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना है मेरे दोस्त।
इसमें आप सभी को एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जीएस पूरा कंप्लीट मिलेगा। जैसे आपका हिस्ट्री अलग, इकोनॉमिक्स अलग, पॉलिटी अलग, इसके अलावा स्टैटिक जीके पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा मेरे दोस्त। स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट प्लस जियोग्राफी के अलग से क्वेश्चन नहीं, क्योंकि भाई इस टाइम आप देख रहे हो कि एसएससी एग्जाम में जियोग्राफी के सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्टैटिक का तो कम से कम आप सभी को ना 2350 प्लस 500 अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी का पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। करंट अफेयर पूरा एक साल के जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सारा क्वेश्चन मिलेगा। रीजनिंग चैप्टर वाइज विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ साथ आपको पूरा मिलेगा। मैथ्स चैप्टर विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा 500 क्वेश्चनों का आपको टेस्ट भी देंगे मेरे दोस्त, आपको 500 क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाना है। मिलेगा आपको कैसे, नीचे ये व्हाट्सएप मैसेज दिखाई दे, नंबर दिखाई दे, इस पर आप सभी को मैसेज कराएं। जैसे आप मैसेज करेंगे टीम आपसे तुरंत बात करेगी। मुश्किल से 1 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए मात्र भाई 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये ऑफर चल रहा है आपके एग्जाम तक, मात्र 50 रुपीज़ में सारा क्वेश्चन आप अपने पास में, वो भी क्वालिटी क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। रिवीजन करके आप अपना पेपर दे दीजिए अच्छे से, आप अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक करने वाले हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी बताइए। 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी ना, केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने किया था। कहाँ पर किया था, चेन्नई मद्रास में। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। भूटान जो कि भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है, तो पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन सी पर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 161 में है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किसका प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है किसका प्रावधान करता है, तो राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है। ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है। कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी भी है, तो इनाम गांव है। ऑप्शन भी इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो वर्ष 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। जो कुम्मी डांस है इसका संबंध किस राज्य से है, तो दोस्त मेरे इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए जीडीपी में किए जाने वाले योगदान का अनुपात वर्ष 1950-51 में 11.8% से बढ़कर वर्ष 1991 में कितने प्रतिशत हो गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे मेरे दोस्त। बताइए, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किए जाने वाले योगदान का अनुपात वर्ष 1950-51 में 11.8% से बढ़कर वर्ष 1990-91 में कितने प्रतिशत हो गया था, तो 11.8% से बढ़कर 1990-91 में पूरे 24.6% हो गया था। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो दोस्त मेरे सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। टारगेट हमारा है कि आपको एग्जाम के साथ तैयारी कराते हैं, साथ आपको मोटिवेट करें मेरे दोस्त कि आपका एक भी दिन गैप ना, आप डेली क्लास करें अच्छे से। ओके, आपको फ्रीज नहीं रहना है मेरे दोस्त, आपको ठंड नहीं पड़ना है, अपने आप को लगातार मेहनत करना है मेरे दोस्त। ये नहीं सोचना है कि हमारा एग्जाम डेट आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ओके, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है भाई, तो इसलिए आपको अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर करके बैठना है, ठीक है। फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है कि उसकी परिधि किसके बीच होनी चाहिए, यानी कितने सेंटीमीटर और कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक है कि उसकी परिधि किसके बीच होनी चाहिए,
तो 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दी थी। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को किस बेरोजगारी को यानी कौन सा बेरोजगारी कहते हैं? अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को कौन सा बेरोजगारी कहते हैं? बताएंगे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष में कराया था? वर्ष 1905 में हुआ था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? तो निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोगा नवमी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। शॉर्ट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का भार कितने किलोग्राम का होता है? शॉर्ट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु गेंद का भार कितने किलोग्राम का होता है? तो 7.26 किलोग्राम का होता है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ठाठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ये सवाल लगता है कि रिपीट हो रहे हैं मेरे दोस्त। 2-4 सवाल तो लगता है इससे जो पिछले क्लास में सभी सवाल हुए थे उसमें ये शायद सवाल सभी ऐड थे मेरे दोस्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त गुरु के मौर्य इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु इनमें से कौन थे? तो कौटिल्य जी थे। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होता है तो वो किसके कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है? बताइए, यानी किस फोर्स के कारण जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो किस फोर्स के कारण यानी किस बल के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इसके लिए एक शब्द बताइए। सबसे अधिक अधिकार प्राप्त शासक को क्या बोलेंगे? तो अधिनायक बोलेंगे। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बीरस से उत्पन्न अग्नि, बीरस से उत्पन्न अग्नि को क्या बोलेंगे? तो बीरहाग्नि बोलेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 19-20 होना, बताइए इस मुहावरे का अर्थ बताइए, बिल्कुल परफेक्ट बताना है। 19-20 होना मतलब कि करीब करीब एक समान होना। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प कौन सा होगा? हमारे यहाँ का बनिया हमेशा शुद्ध वस्तुएं ही बेचता है। बताइए, बनिया का मतलब समझते ना, जो कि व्यापारी होते हैं, सौदागर होते हैं, घनी जो होते हैं ना, दुकान खुले रहते हैं, तो उनके क्या बोलेंगे? वणिक। वणिक का मतलब ही होता है मेरे दोस्त व्यापारी, सौदागर जो होते हैं। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। दोनों भाइयों में घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ यही गलत है भाई, तो घनिष्ठ होता है। घ न पे छोटी की मात्रा ठ होता है मेरे दोस्त, घनिष्ठ होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ काम स्वयं किया। स्वयं कैसे लिखते हैं भाई? बहुत आसान है। य पे भाई बिंदु रहता है, न कि आधा स व पे रहता है। तो देखिए कौन सा ठीक है, डी ऑप्शन परफेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या बन रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के परवाची शब्द का सही विकल्प है। सांप के काटने पर उनका जहर फैलने में बहुत कम समय लगता है। जहर का मतलब क्या हो जाएगा, बताएंगे आप सभी? निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के परवाची शब्द का सही विकल्प है। सांप के काटने पर उनका जहर फैलने में बहुत कम समय लगता है। बताइए, परवाची शब्द बताना यानी समान वाला शब्द बताना है। जहर, जहर यानी क्या हो जाएगा भाई? कालकूट। कालकूट का मतलब ध्यान रखिएगा भयंकर विष होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। दुर्गम का विलोम शब्द क्या बनेगा? हल करेंगे आप सभी तुरंत। दुर्गम में क्या होगा भाई? सुगम होगा या अगम होगा? दुर्गम, तो दुर्गम का सुगम होगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव रूप ज्ञात कीजिए। आज सोनू का ब्याह है, यानी आज सोनू का विवाह है, तो ब्याह का जो तद्भव रूप बनेगा वो विवाह हो जाएगा। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है बताइए? ऐसा शब्द जो कि किसी भी शब्द में स्टार्टिंग यानी आरंभ में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उससे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो बताइए किस में उपसर्ग नहीं लगा है? तो प्रशंसा में देखिए उपसर्ग नहीं लगा है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? निश्चित शब्द क्रिया विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के में आता है मेरे दोस्त। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो मांडवी है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। यह वर्ड का उच्चारण स्थान बताइए। बताइए यह वर्ड का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? तो तालु है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो लोटा है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण इनमें से क्या है? तो पाशविक है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? तो पुल्लिंग की बात करेंगे तो पानी है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? बताइए तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी में आता है जो परीक्षा शब्द है? बताइए किस वर्ग में आता है? तो ये तत्सम वर्ग में आता है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जिससे लता लताएं ठीक है, घोड़ा घोड़े सही है, किताब किताबें ठीक है, सखी सखियां गलत है। आपका ख पे ये जो सखी सखियां लिखा है ना, इस पे भाई छोटी की मात्रा रहता है, बड़ी की नहीं रहता है, तभी ये गलत हुआ है, तभी से ये जोड़ा सही नहीं है। सखी तो ठीक है लेकिन जो सखियां होता है ना ऐसे लिखा था मेरे दोस्त, ऐसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद बनाइए। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा? युधि प्लस स्थिर हो जाएगा युधिष्ठिर। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को।
प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? तो उद्देश्य है। ऑप्शन बी सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को। भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, क्या बोलेंगे? दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, उसे बोलेंगे विकिरण। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को माना जाता है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए दोस्त मेरे, जीके प्लस हिंदी का 50 सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए आप सभी कितना स्कोर बना? क्या आप 40 प्लस स्कोर सही किए खुद से? बताएंगे आप सभी लोग। अब यहाँ से हम लोग 16 सवाल भाई मैथ और रीजनिंग के हल करेंगे। आपका कम से कम 10 से 12 सवाल सही होना चाहिए, वो भी खुद से। ओके, देखिए एक निश्चित कुट भाषा में टॉपिक को WRSLF लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में वीडियो को कैसे लिखा जाएगा? जैसे ये सवाल आप क्या करेंगे, आप इस सवाल को कैसे हल करते होंगे? जैसे टॉपिक लिख लिया, टॉपिक, उसके बाद इनका कोड WRSLF है, तो हर एक अक्षर का कोड करते होंगे। T20 W23 20 से 23 प्लस 3, O15 R18 इसमें भी प्लस 3 हुआ है, P होता 16 S होता 19 इसमें भी प्लस 3 हुआ है, I9 L होता 12 इसमें भी प्लस 3 हुआ है, C होता 3 F होता 6 इसमें भी प्लस 3 हुआ है। यानी हर एक अक्षर का कोड करने पे इसमें प्लस 3 किया। तो आप क्या कर देते हैं, वीडियो में भी हर एक अक्षर का कोड करके प्लस 3 करके उसका कोड कर देंगे। जैसे देखिए VIDEO है, भी होता 22, 22 में यदि हम 3 जोड़ देंगे 25, 25 पे कौन आता है? आप कहेंगे Y आता है। और I होता 9, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 12 पे आप कहेंगे L आता है। D होता 4, 4 में 3 जोड़ देंगे 7, 7 पे क्या आता है? G। YLG देखिए कौन सा ऑप्शन है? चारों ऑप्शन है YLG। फिर इसका देखिए E होता है 5, इसमें 3 जोड़ देंगे 8, 8 पे H हो जाएगा। O होता है 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 पे R। अब देखिए यही आपका ऑप्शन होगा YLGHR। कौन सा है भाई? ऑप्शन बी है, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था ये। अब अगला सवाल को हल करिए तो क्वेश्चन नंबर 52 को। जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा रीजनिंग और मैथ का, आप पॉज करेंगे, रोकेंगे, तो उसका पहले आप खुद से ट्राई करिए। ओके दोस्त मेरे, चलिए जैसे इस सवाल का राइट आंसर निकालिए। तो जैसे 712 726 740 754 768 क्वेश्चन मार्क है। ओके देखिए, जैसे नंबरों की श्रृंखला बढ़ा है, 712 से 726 तो इसमें प्लस 14 हुआ है, 726 से 740 इसमें भी प्लस 14 हुआ है, 740 से 754 इसमें भी प्लस 14 हुआ है, 754 से 768 इसमें भी प्लस 14। तो इसी प्रकार 768 में प्लस 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 782 आ जाएगा। 782 देखिए डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर आप बताएंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे। इस सवाल का राइट आंसर आप निकालिए मेरे दोस्त, क्या है? कई बार हमने बताया बहुत आसान सवाल होते हैं, इससे आसान सवाल तो कोई होता ही नहीं मेरे दोस्त। जैसे आई गुणा जे का अर्थ है, आई जो है ना वो जे की पत्नी है, आई प्लस जे का अर्थ है आई जो जे का पति है, आई भाग जे का अर्थ है कि आई जो ना जे की बहन है, आई माइनस जे का अर्थ है आई जो जे का भाई है। तो व्यंजक आपका के माइनस एल भाग एम प्लस एन है। तो इसमें पूछा के का यम से क्या रिलेशन है, के का यम से रिलेशन यही पूछा है। तो आप सभी को ना जो सवाल है ना गुणा प्लस भाग जे का मतलब देखना है। जैसे कि आई जो जे की पत्नी है, तो अब देखिए हल करने का तरीका, जैसे के व्यंजक देखिए के माइनस एल है, तो अब माइनस का मतलब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, सबसे लास्ट लाइन चौथा में आई माइनस जे का अर्थ है आई जो जे का भाई है, तो यहाँ पे एल का भाई के हो जाएगा, एल का भाई के होगा। ठीक है, जैसे देखिए आई जे दिया लेकिन व्यंजक में के एल दिया, लेकिन माइनस का मतलब आपको देखना है, माइनस का मतलब कि आई जो है जे का भाई है तो एल का भाई के हो जाएगा। फिर इसको देखिए भाग एम है, तो अब देखिए भाग का मतलब क्या दिया प्रश्न में, आई भाग जे का अर्थ है कि आई जो है जे की बहन है, तो यहाँ पे एम की बहन एल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसका देखिए प्लस एन है, प्लस का मतलब आई प्लस जे का अर्थ है आई जो जे का पति, यानी एन का पति कौन है भाई, एन का पति एम है, यानी इसको मैं मान लेता हूं भाई, मैं मेरे पति एम है। ठीक है, एन एक स्त्री है,
तभी तो उसका पति एम होगा। हमेशा याद रखो लास्ट को अपने आप को मानना है आपको। जैसे एन मैं हो गया, मेरे पति एम हो गए, मेरे पति के बहन एल, एल का यानी मेरे पति के बहन का भाई के है, तो क्या रिलेशन होगा भाई? यानी कि आपके जैसे कि मेरे पति की बहन यानी ये एल और एम क्या है? आपस में भाई बहन है ना मेरे दोस्त, भाई बहन है, और इसका भाई के है। तो सवाल पूछा था के का एम से क्या रिलेशन बनेगा? भाई हो जाएगा भाई ने, क्योंकि एम का बहन एल है, एल का भाई के है, तो भाइया तो होगा भाई, क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। क्यों दोस्त मेरे? तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट? सोचिए। ओके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। पी टी वाई अनुपात टी वाई पी अनुपात सी जी के अनुपात क्वेश्चन मार्क। जैसे पी टी वाई है, इसका कोड क्या किया है मेरे दोस्त? पहले तो हमें इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, तभी हम दूसरा हल कर सकेंगे भाई। जैसे देखिए ये देखेंगे तीन अक्षर सेम है, तीन अक्षर को सेम तीन अक्षर का कोड किया। जैसे टी को यहाँ कर दिया, वाई को यहाँ कर दिया है, पी को यहाँ पे कर दिया है, ऐसे बनाया मेरे दोस्त। देखिए टी को यहाँ पे, वाई को यहाँ पे, पी को सबसे लास्ट में लिख दिया है। क्यों भाई? है ना, ऐसे 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 जाना है हमें, ठीक है। सी जे के पूछा है तो इसको भी चेक करते हैं ऐसे क्या आंसर आता है। जैसे देखिए सी जी के ऐसे 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 क्या था, यानी सी के जी यानी जी के सी, सी ऑप्शन देखिए दिया तो है भाई, यही था ना, ऐसे 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 था, है ना। तो देखिए सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सॉल्व का राइट आंसर आप बताइए। पी एस टी का बना के बताइए आप लोग, क्या आएगा आंसर? होमवर्क है, बताइए। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 15, 17, 21, 29, 45 प्रश्नवाचक चिन्ह है। नंबरों का श्रृंखला दिया है, बढ़ रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ ऐड क्या होगा? हल करिए पॉज करके भाई, क्या आएगा? 15, 17, 21, 15, 17 प्लस 2, 17 से 21 प्लस 4, 21, 29 प्लस 8, 29 से 45 प्लस 16, 2 से 4 गुणा 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16 में 2 का गुणा करेंगे 32, 45 और 32, 5 2 7, 4 3 7, 77 आएगा। कितने लोग का 77 आ चुका है? ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। ओके सभी को समझ में आया? चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? विषम संख्या यानी 2 से 2 जो ना कटता हो, वही विषम संख्या होता है ना। चलिए भाई पहले तो हम 8 से लेकर 28 के बीच के सभी विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे जो 2 से नहीं कटेगा 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 27 तक। 27 के बाद 29 होगा, लेकिन हमें 28 तक जाना है। तो इसको आप जोड़ेंगे भाई, टोटल कितनी विषम संख्या आ रही है 8 से 28 के बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 विषम संख्या है 8 और 28 के बीच में। औसत कैसे निकालेंगे? सभी को हम जोड़ेंगे पहले। आप जानते हैं ना पदों का योग बटे में पदों की संख्या करते हैं औसत निकालते टाइम। तो अब सबसे पहले तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा हमें। कितना आएगा देखते हैं। 9 11 20, 20 13 33, 33 15 48, 48 17 65, 65 और 19 84, 84 21 आपका 84 16 100 105, 105 23, 128 128 अब 25, 128 25 48, 48 25 50। एक सेकंड मेरे दोस्त, कहाँ मिस्टेक हुआ भाई? ऐसे उड़ते ना, 7 7 5 12 12, उसके बाद 12 3 15, 15 1 16, 16 1 16, 16 9 25, 25 7, 25 7 32, 32 5 32 5 25। एक सेकंड यार, एक सेकंड मिस्टेक हो रही भाई। टोटल 10 विषम संख्या है। 7 7 5 12, 12 3 15,
15 एक 16, 16 9 25, 25 7 32, 32 5 37, 37 3, 37 3 आपका हो जाएगा 40, 40 एक 41, 41 9, 41 9 50 का 0 5 हासिल लगा। अब देखिएगा, ठीक है। अब दहाई अंक जोड़ेंगे, 2 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 10 10 एक 11 11 एक 12 12 एक 13 13 13 आपका, उसके बाद कितना था मेरे दोस्त, 13 5 18, 180/10। क्या 18 आ रहा है क्या, बताइए। 8 और 28 के बीच के सभी विषम संख्याओं का औसत 18 आएगा मेरे दोस्त, 180 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, अब सभी क्लियर हो चुका होगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 57 को। 4/11 और 16/33 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। इस बार आप सभी से मेरे दोस्त क्या पूछा है, महत्तम समावर्तक, वो भी एचसीएफ रेशियो वाला। आपको भाई पूछा है 4/11 और 16/33। बताइए, फ्रैक्शन वाला हल करके बताइए महत्तम समावर्तक क्या होगा। जब एचसीएफ पूछता है वो भी आपको फ्रैक्शन वाला दे, आप क्या करेंगे, ऊपर का क्या निकालेंगे, 4 और 16 क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, और 11 और 33 क्या निकालेंगे भाई, लसा निकालेंगे, है ना। 4 और 16 का लसा, यानी याद रखिएगा भाई, जब भी फ्रैक्शन का सवाल दे आप सभी से महत्तम समावर्तक पूछे तो जो आपका अंश है, अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो नीचे यानी हर जो रहेगा इसका आप एलसीएम निकालेंगे और भाग करा देंगे। जैसे कि 4 और 16 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ वही संख्या से जो दोनों संख्या कटे, तो 4 और 16 का तो भाई 4 ही आएगा, 4 आपका एचसीएफ आएगा, और एलसीएम कितना आएगा, 11 33 का 33 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4/33, जो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं आप लोग। महत्तम समावर्तक जब पूछे, एचसीएफ जब पूछे, तो सबसे पहले आप सभी को ऊपर का जो भी आपका अंश रहेगा, अंश का आपको मौसा निकालनी है, एचसीएफ निकालना है, और हर का जो हमेशा लसा निकालेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या बनेगा। यदि A/B बराबर 4/5 है और B/C बराबर 3/8 है तो A/B/C ज्ञात कीजिए। चलिए जैसे देखिए, A/B/C दिया है, A/B कितना दिया है, 4/5 दिया है, B/C कितना दिया है, 3/8 दिया है। आप क्या करेंगे, इस 5 को C की तरफ बढ़ा दीजिए और नीचे इस 4 की तरफ बढ़ा दीजिए। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, 5 3 15, 5 4 40, आपका आंसर आ गया। A/B/C का मान पूछा, देखिए A का मान 12 है, B का मान 15 है, C का मान 40 है, 12 15 40, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आगे सॉल्व बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करते हैं। 413 भाग 7 ब्रैकेट में 20 + 8 × 5 - 59 का मान कितना होगा। देखिए 413 भाग 7 है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को पूरा हल कर लेते हैं, है ना। देखिए 8 पंजे 40, भाई 8 और गुणा 5 करेंगे 40, 40 20 60, 60 में से 59 घटा देंगे 1, यानी इस पूरा ब्रैकेट को जब आप हल करेंगे ना तो आपका केवल 1 आएगा। तो 413 भाग 7 गुणा 1। अब देखिए सिंपल, 7 का भाग 413 में कितना आएगा, 7 × 5 = 35 का 5 6 63, 7 9 63, नहीं 59 गुणे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। इस सवाल का 59 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, सवालों को देखकर आपको डरना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि जितना बड़ा सवाल आता है ना उसका हल उतना ही छोटा रहता है, जैसे ये सवाल था। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 है और अंकित मूल्य 4000 है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। इसमें छूट प्रतिशत है, यदि केवल छूट पूछता तो आप डायरेक्ट इसमें से माइनस कर सकते थे, 4000 में से 2800। आप जानते हैं कि इसमें आपको एमपी दिया है, यानी मार्केट प्राइस 4000 दिया है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया, 2800। जब हमसे अंकित मूल्य छूट प्रतिशत पूछा तो हम कैसे क्या निकालते हैं भाई, एमपी माइनस एसपी अपन में एमपी कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। हल करिए, जैसे देखिए एमपी माइनस एसपी, यानी 4000 में से 2800 माइनस करें कितना आएगा, 1200 बटे में एमपी कितना है 4000
मल्टीप्लाइड बाई 100 आपका आंसर आएगा। डबल जीरो से इधर का जाए, एक कैंसिल यहाँ से, 4 का भाग 120 में देंगे, 4 तिवारी 30%, बी ऑप्शन 30% इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों मेरे दोस्त, यही सवाल था भाई। हमेशा याद रखे, जब सेलिंग प्राइस दे और मार्केट प्राइस दे, छूट प्रतिशत पूछे तो एमपी माइनस एसपी करिए, यानी आप अंकित में से विक्रय को माइनस करके बटे में फिर अंकित करके इंटू 100 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पे 100 होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक निश्चित कोड भाषा में फोर्स को 830 लिखा जाता है, गेम्स को 42 761 लिखा जाता है और फोरम को 08957 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। जैसे आप सभी से सी का कोड पूछा है, सी का जब कोड पूछता है तो आप क्या करते हैं, जिसमें सी रहता है उसी में हमारा आंसर आएगा। यानी देखिए फोर्स में सी है, यानी हमारा आंसर इसी में आएगा। गेम्स में देखिए सी नहीं है अक्षर, और फोरम में भी सी नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो ये दूसरा कोड है, गेम्स का कोड और फोरम का कोड, इसमें हमारा आंसर नहीं आएगा, यानी इसमें हमारा कोई भी अंक नहीं आएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा इसी में। क्यों ना मेरे दोस्त, ये जो 830 है फोर्स में, क्यों ना इस दोनों में हो, तब पर भी हमारा आंसर आएगा। देखिए जैसे देखिए अब हम ऑप्शन को काट लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे देखिए फोरम में देखिए 8 है और देखिए ऑप्शन में भी 8 है, हमारा आंसर तो इसमें आएगा नहीं भी, हमारा तो आंसर केवल इसी में आएगा। और फोर्स में भी देखिए 8 है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, हमेशा याद रखिए। फिर देखिए फिर यहाँ पे 5, फोरम में देखिए 5 है और ऑप्शन में 5 है, तो इसको काट दीजिए। और देखिए फोर्स में 5 है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर देखिए और कौन सा, 2, गेम्स में देखिए 2 है और ऑप्शन में भी 2 है और फोर्स में भी 2 है, तो इसका आंसर नहीं आएगा भाई 2। अब बच रहा केवल 3, तो यही हमारा आंसर होगा मेरे दोस्त। देखिए 3 केवल इसी में है, फोर्स वाले में देखिए यही 3 है केवल, और किसी में नहीं है। ये 0 भी देखिए इसमें है और इसमें, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन 3 आएगा कोड सी का। हमेशा याद रखिए जब इस तरह का सवाल है तो आपको ऐसे ही हल करना है, ठीक है मेरे दोस्त। बस आपको देकर एलिमिनेट करना है, आना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगा मेरे दोस्त। डेली क्लास करिए, लगातार क्लास में ये सवाल हम करा रहे हैं भाई, जो कि आपके पेपर में आएगा, वो सवाल तो हम छोड़ नहीं रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। जैसे ये समीकरण दिया है इक्वल 35 दिया, यानी हमें 35 बराबर 35 करना पड़ेगा, वो भी भाई ऑप्शन का मदद लेकर, ऑप्शन का मदद लेकर। जैसे हम पहला ऑप्शन को उठाएंगे, 15 और 22 को बदलेंगे, यानी 15 की जगह 22, 22 की जगह 15 रखेंगे इस समीकरण में। उसको हल करेंगे, देखेंगे क्या हमारा 35 आंसर आता है। चलिए हल करते हैं। स्टार्टिंग 15 दिया तो पहले 22 रखेंगे, 22 माइनस 26 प्लस 13 गुणा 22 है तो 15, क्योंकि भाई पहला ऑप्शन उठाया। 15 भाग 5 बराबर 35, इसे हमें सॉल्व करके 35 आंसर लाना। चलिए इसमें बॉडमस के नियम अप्लाई कर लेते हैं। 22 माइनस 26 प्लस 13 गुणे 5 का भाग 15 में 3 बार में, ठीक है। 22 माइनस 26 प्लस 13 गुणे 3, 13 × 39, इसे हल करने में 35 आंसर लाना है, ठीक है। फिर देखिए ये 39 ये प्लस 22 कितना हो जाएगा, 61 है ना, 61 होगा। 61 में से 26 को माइनस करिए, कितना आएगा, 11 में 6 5, 5 में 2 3, यानी 35। यही तो आंसर आ गया, पहला ऑप्शन सी। 35 बराबर 35 हमें लाना था, LHS बराबर RHS हो गया, जो कि 15 और 22 बदलने से ही ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 63 को। बांग्लादेश का संबंध टका से, अर्जेंटीना का संबंध पेसो से, तो जापान का संबंध। ये तो मुद्रा से रिलेटेड सवाल है। जैसे बांग्लादेश का मुद्रा टका है, अर्जेंटीना का पेसो, जापान का क्या होता है, एन होता है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या बनेगा। 5 मित्र हैं PB CG और H, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 5 मित्र है भाई, एक वृत्ताकार मेज है, वो सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे। जैसे एक वृत्ताकार मेज है, ये सभी ने मेरे दोस्त बैठे हैं ऐसे, ये केंद्र है, ऐसे बैठे हैं, 5 लोग एक ही तरफ मुँह करके बैठे हैं, 4 1 5। अब हमें बैठाना है, देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करेंगे। जैसे बी जो है ना वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। आप सभी को दायां बायां मालूम होगा ना, दायां जैसा आपका राइट साइड है और बायां मतलब आपका लेफ्ट साइड है। जैसे कि आप
ए को यहाँ बैठा रहा, एक एग्जांपल दे, ए को आप यहाँ बैठा रहे तो आपका बाएं साइड किधर होगा, इधर होगा, यानी लेफ्ट साइड आपका इधर होगा और दायां साइड यानी राइट साइड आपका इधर होगा। बस यही देखना आपको, जिसको हम बैठाएंगे उसी का दायां बायां देखना है प्रश्न लेकिन अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए बी जो है ना वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी सी के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो हम क्या करेंगे, सी को यहाँ बैठाकर इसके जस्ट लेफ्ट हैंड में बी को बैठा देंगे, यहाँ पे बी बैठ जाएगा। ठीक, अब देखिए जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, सवाल बोल दिया जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ध्यान रखिए, यानी जी और एच यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि सवाल बोला कि यह निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं भाई, तो हम ऐसा काम करते हैं कि फिर देखिए एक और लाइन पढ़ लेते हैं। एच जो है पी के दाएं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, पी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे एच बैठा है, तो पी को हम यहाँ बैठा के ना एच को यहाँ बैठा देते हैं। तो क्योंकि भाई सवाल में था कि सी के निकटतम पड़ोसी जी और एच नहीं होना चाहिए, तो जी को यहाँ बैठा देते हैं, पूरा हो गया, क्योंकि सी का निकटतम पड़ोसी पी है और एक बी है, जी और एच नहीं है, तो हमारा सवाल पूरा हो गया। लास्ट लाइन देखिए क्या पूछा है, सी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, पी बैठा है, सी का राइट साइड कौन है भाई, पी है, तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितना आसान सवाल था भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 65 को। दो संख्याएं 6:17 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं का योग 92 तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, निकालिए, बताइए। संख्या आपका रेशियो में दिया है, तो हमेशा रेशियो दिया, दोनों संख्याओं के योग दिया, तो आप उसको कुछ मान लीजिए, यक्स टर्म दे दी। जैसे कि माना हमने संख्या क्या, माना संख्या मेरे दोस्त एक हम 6x का लेते हैं, एक 17x, इनका योग दिया है 92, यानी 6x प्लस 17x बराबर 92, 17 6 23x हो जाएगा, 92 हो जाएगा बराबर, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 92/23, 23 चौका 92, यानी x की वैल्यू तो 4 आ गया भाई, 4 आ गया। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, अंतर तो यानी अब हम बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे भाई, है ना। जैसे इसका योग, अब इसका अंतर हमें 17x में से 6x घटाएंगे, कितना आएगा भाई, 11x। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 4 आया, ध्यान रखिएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारा 4 आ गया, क्योंकि दो संख्या 6 17 दिया है अनुपात में, दोनों संख्याओं का योग, तो 6x 17x हमने माना था, तो इनका योग बराबर 92 है, तो 23x 17x प्लस 6x कितना आएगा, 23x बराबर 92, x की वैल्यू क्या होगा, 92/23 यानी 4 हो जाएगा। अब इनका अंतर पूछा है तो क्या कर देंगे, 17x माइनस 6x कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 11x दिया नहीं तो क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने कितना निकाला 4, तो 11 44 हो जाएगा। सिंपल सा सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल पूरा हो गया भाई, बताइए किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए लास्ट सवाल आज की सेशन का आप हल करेंगे, बताइए। यदि 23 27 36 22 सी और डी का औसत 28 है तो सी और डी का औसत कितना होगा। लास्ट के दो का आपको औसत बता रहे हैं, 2 अक्षर का, सी और डी का, बताइए कितना आएगा। औसत कैसे, सभी संख्याओं का योग बट्टे में जितना टोटल संख्या उसको जोड़ करेंगे। जैसे देखिए 23 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 22 प्लस सी प्लस डी, टोटल्स कितनी संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, बराबर इनका औसत 28 दे रखा है ऑलरेडी मेरे दोस्त। अब इसको जोड़ते हैं भाई, 23 27 50 50 36 86 86, एक सेकंड भाई, 23 27 कितना हो जाएगा, 23 27 आपका 50, यहाँ पे 26 मेरे दोस्त, यहाँ पे 26 होगा। एक सेकंड, आप सवाल में यहाँ पे 36 की जगह 26 करेंगे भाई, यहाँ पे 36 नहीं 26 है, ध्यान रखिएगा, 26 है भाई, 36 की जगह 26 है। 23 27 आपका 50 26 76 76 22 98 98, ये आपका पूरा औसत इसका 28 दिया है ना। 98 प्लस सी प्लस डी बराबर, अब ये 6 का गुणा हम 28 में कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 6 8 48 काट 4 6 2 12 4 16 168। अब यहाँ से सी प्लस डी की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 98 से 168 में से 98 माइनस होगा भाई, जब उधर जाएगा तो माइनस कर देगा भाई, 98 प्लस में है तो कितना आएगा भाई, 8 8 0 16 से 9 7 70 आएगा। अब देखिए सी प्लस डी है, दो लोग औसत सी और डी का पूछा है, तो 2 का होगा यानी 70 का आधा कितना होगा, 35 हो जाएगा।
35 होगा मेरे दोस्त। सी और डी का औसत पूछा तो 70/2 ही करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना होगा 3500 हो जाएगा ना। बताइए, ऐसा आप आंसर निकालेंगे मेरे दोस्त। बताइए, ये 66 प्रश्न कंप्लीट हो गया भाई। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर बना आज के सेशन से। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे दोस्त। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, लगातार क्लास आप सभी के बीच आएगी, डेली तैयारी करनी आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।